Topic is the distribution and exploitation of two natural energy resources. ठीक है, यानी सेम नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हम एज अ नेचुरल रिसोर्स करें, वो एनर्जी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है वी हैव टू चूज टू सेपरेट नेचुरल रिसोर्सेज और टू सेपरेट एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि आप देखें यहां पर हमें एग्जामिनर चॉइस देता है चूज एनी टू, वन रिन्यूएबल एंड वन नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब देखें वाटर, वाटर इज अ renewable energy resource. Water is a natural resource as well as an energy resource. फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट को चूज करते हैं तो फॉरेस्ट इज द नेचुरल रिसोर्स बट फॉरेस्ट इज नॉट एन एनर्जी रिसोर्स। सो आप अगर फॉरेस्ट को चूज करते हो तो इसके साथ साथ आपको एक और नेचुरल रिसोर्स, एक और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स चूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर आप फिश को चूज करते हो तो फिश आपका नेचुरल रिसोर्स है लेकिन ये आपका एनर्जी रिसोर्स नहीं है। तो बेटर इज टू चूज वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और मिनरल्स एज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। जी उमर। वैसे अगर फॉरेस्ट चूज किया हो तो वो नहीं कर सकते फॉरेस्ट। नहीं, अगर आपको एग्जामिनर, फिर आपने फॉरेस्ट चूज किया हुआ है एज अ नेचुरल रिसोर्स, अगर तो आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन नेम्ड नेचुरल रिसोर्स, फिर तो फाइन है कि फॉरेस्ट आपने याद किया हुआ है, फॉरेस्ट आपका नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन नेम्ड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो फिर क्या फॉरेस्ट आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा? क्योंकि फॉरेस्ट मीन्स एनर्जी थोड़ा, रिसोर्स नहीं है। मीन्स एनर्जी रिसोर्स में एक तरह से तो है, मीन्स बर्निंग ऑफ वुड से हम एनर्जी तो आती तो है। नहीं, डायरेक्टली हम उसमें देखो जिस चीज के लिए हम करेंगे वही आएगी ना। कितनी एनर्जी आती है, वो तो जी मिस। कोल देता है हमें, वुड तो नहीं देती। तो मिस आप कह रही वाटर और मिनरल्स करना चाहिए। मिस यस, अगर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट अगर मिनरल्स आपने कर लें। करना है, मेरी बात सुने, फॉरेस्ट अगर अगर फॉरेस्ट और मिनरल करेंगे ना तो आपका रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा होगा फिर? मिस वो एग्जामिनर। सोलर, हाँ, सोलर मिस। ठीक है ठीक है, वो कर लें आप, नो इशू। ओके। ठीक है, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि देखो फिर आपको सोलर भी करना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट भी करना पड़ेगा, आपको मिनरल्स भी करनी पड़ेंगी। तो इन दिस वे अगर आप अपने एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को चूज कर लो जो कि एनर्जी रिसोर्स भी होगा और एक नॉन रिन्यूएबल भी कर लो, तो आपको सिर्फ दो चूज करने पड़ेंगे, फिर आपको थ्री नेचुरल रिसोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे। बट इफ यू आर कन्वीनियंट विद इट तो यू कैन ऑप्ट फॉर बस दिस आपने एज वेल। जी मैम अनीबा, सॉरी अरीबा, बस अरीबा क्या आपने कह रही हैं? हमें एक वाटर हाँ हाँ। आपने हमें एक वाटर और एक कोल के साथ था ना हाँ तो कोल, कोल ठीक इनके है। लिए। कोल, कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और वाटर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अगर सिंपली एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है कि एक्सप्लेन रीजंस फॉर द explain environmental impacts resulting from the exploitation of one named natural resource, तो जो मिनरल आपने चूज की हुई है वो लिख सकते हो, या आप वाटर को भी एज अ नेचुरल रिसोर्स लिख सकते हो। ठीक है, और अगर वो आपको तो रिन्यूएबल अगर दे तो देन यू हैव टू राइट ओनली वाटर, अगर वो आपको नॉन रिन्यूएबल दे तो देन यू हैव टू चूज फ्रॉम द मिनरल्स। ऑल राइट। तो हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर वाटर और कोल चूज़ करें तो हमें और कोई एनर्जी रिसोर्स नहीं करनी पड़ेगी ना। करने पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन जो देता है अगर वो रिन्यूएबल पे देगा तो आपसे कहेगा कि राइट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन नेम्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। वन नेम्ड वो इसलिए कहेगा कि वो आपको चॉइस दे रहा है, यहां पर आपने अपनी मर्जी का चूज करना है। और अगर वो वन नेम्ड नॉन रिन्यूएबल दे रहा है तो भी आप इधर मिनरल्स में से चूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये दो, मैम जी बेटे। मैम मैं तो वाटर एंड गैस किया है, वो ठीक है ना? ठीक है ठीक है, जी हादिया। वैसे मैंने पूछा था इसमें आप क्या कहती हैं कि क्वेश्चन पेपर में आसानी के लिए कौन से बेहतर होंगे? देखो मैं तो ये कहूंगी कि वाटर कर लो और मिनरल्स में से कोई सी एक मिनरल कर लो।
बहुत सारे बच्चे मिनरल्स को एज अ होल भी कर लेते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वो लिख देते हैं अपनी ऑप्शन में, और फॉसिल फ्यूल में वो एक पैराग्राफ गैस का लिख देंगे, एक कोल का लिख देंगे और एक ऑयल का लिख देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन आप स्पेसिफिक तो कोई एक मिनरल एक्सेप्ट चूज कर सकते हैं। आप नेचुरल गैस चूज कर सकती हैं, आप यहाँ पर कोल चूज कर सकती हैं, आप यहाँ पर ऑयल चूज कर सकती हैं। ठीक है, मिस, तो हम लाइक मिनरल्स की कैटेगरी चूज करके अपने आंसर में सारे डिस्क्राइब वो कर सकते हैं जी आंसर। जी जी जी। अच्छा, अब एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? यानी मिस यूज करना, ज्यादा यूज करना। ठीक है, हादिया आप कुछ और पूछ रही हैं बेटे, आपका हैंड रेज है। नो मिस। ठीक है, मैम फाइन। मैम जी जी। आपने मिस बताया था कि मिनरल के अंदर कोल आ जाता है, हाँ ऑयल हाँ, आ जाता है, और आपने क्या बताया था, गैस। गैस, नेचुरल गैस। तो में से तो बेहतर, चलिए मिस ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, अब आपको समझ लग गई हाउ यू हैव टू चूज द टॉपिक फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टू नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जामिनर आपको ये नहीं कह रहा कि जो टू नेचुरल आपने चूज करने हैं, आपने एनर्जी रिसोर्सेज सेपरेट चूज करने हैं। देखिए उसने स्लैश दी हुई है यहां पर। ठीक हो गया बच्चों? तो आपके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं एट द सेम टाइम वो नेचुरल रिसोर्सेज भी तो है ना। ठीक है, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट एनर्जी रिसोर्सेज। ऑल राइट, तो चूज वन रिन्यूएबल एंड वन नॉन रिन्यूएबल। आई होप यहां तक आपको सिलेबस कवर हो गया होगा। यस अजका, समझ लगी है बेटे? जी बच्चों, इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सिलेबस में? नो मिस। ऑल राइट, चलें हम आगे चलते हैं। वाटर, सबसे पहले ये मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया है आपको। अच्छा, लुक इन टू दिस। आपकी स्पेसिफिकेशन में अगर देखें तो एग्जामिनर आपसे दो चीजें पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा वो आपसे पूछ रहा है एक्सप्लॉइटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करती हूं कि इन ज्योग्राफिकल टर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन लोकेशन। हम आज दिस इज द सेम थिंग जो मैं आपको कल भी एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे रीजन पूछ सकता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि वो फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि राइट द रीजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो आपको स्पेसिफिक फॉरेस्ट नहीं देगा, वो आपको स्पेसिफिक वाटर नहीं देगा, लेकिन आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज को चूज किया हुआ है आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस जगह पर है पाकिस्तान में, और जहां जहां पर है क्यों है, क्योंकि आपकी स्पेसिफिकेशन में क्या है कंटेंट आपका, रीजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले हमने वाटर को चूज किया है। अब वाटर जो है ये पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इट इज अवेलेबल इन पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रोविंस। क्यों है, अब हमने रीजन बतानी है कि पंजाब और सिंध में वाटर की अवेलेबिलिटी क्यों है। तो क्योंकि इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज जेहलम, चिनाब, रावी, सतलेज, they flow in these areas, they bring fresh water to these areas, that's why यहां पर पानी मौजूद है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे इन आवर नॉर्दर्न पार्ट्स भी पानी की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट्स दे आर अबंडेंट विद स्नो, और दूसरा यहां पर बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, इन बारिशों की वजह से और स्नो की वजह से आपके पास यहां पर इस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो इस वजह से हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, हिमालय के रीजन्स हैं जितने भी, वहां पर वाटर अवेलेबल है। दो रीजन्स हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट एंड वेदर मैम पैटर्न्स। जी बेटे। मैम जो वाटर की हम जब हम बात करेंगे तो वो बेसिक सॉलिड स्टेट में, मतलब ग्लेशियल स्टेट में है, या रिवर स्टेट में है, या कोस्टल स्टेट में है, वो उसकी खैर है, वो वो उसकी वाटर खैर है, नहीं आएगा। सिर्फ सिर्फ आपने बताना है कि जिस जगह वाटर है वहां क्यों है, जिस जगह जो मिनरल है वो क्यों है, जिस जगह फॉरेस्ट है वो क्यों है। हमने रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन लोकेशन।
आपका जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो जिस जगह पर लोकेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है। जैसे मैंने वाटर को चूज किया एज अ नेचुरल रिसोर्स, तो मैं कह रही हूं कि पंजाब में वाटर है। अब आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है क्यों है यहां पर वाटर, क्योंकि यहां पर बारिशें भी होती हैं और यहां पर आपका रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं। फिर आपकी अगर सिंध की बात करें तो सिंध में आपका कोस्टल एरिया भी है, आपका सी वाटर भी है, और उसके साथ साथ आपका इंडस रिवर भी वहां फ्लो करता है। दैट्स वाई वाटर इज अवेलेबल। फिर आपके क्लाइमेट पैटर्न्स जो कि आपके डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एरियाज में बारिशें लेके आते हैं, जैसे सेमी एरिड रीजन्स जो आपके पंजाब और सिंध के हैं, वहां पर आपकी समर सीजन में बारिशें होती हैं तो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। अब इसी तरह से आपके जो कंप्लीट ड्राई एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, वो आपके रेन शेडो रीजन्स हैं। कल मैंने एक्सप्लेन किया था रेन शेडो रीजन्स को, ठीक है। रेन शेडो रीजन्स हैं जिसकी वजह से डेजर्ट एरियाज में बारिशें भी कम होती हैं और वाटर का कोई बड़ा सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा कोई कैनाल सिस्टम उधर जाता है ना कोई बड़ा रिवर उस साइड पे है। ड्यू टू दिस रीजन उन एरियाज में पानी नहीं है। जहां मौजूद है वहां क्यों है, जहां नहीं मौजूद वहां क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपने इसकी अवेलेबिलिटी की रीजन बतानी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की रीजन बतानी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वाटर की, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सम पार्ट्स वी हैव वाटर, उसकी ये रीजंस हैं। इन सम पार्ट्स वी डोंट हैव वाटर, क्योंकि ये रीजंस हैं। वो रेन शेडो एरियाज हैं, वहां पर कोई बड़ा सिस्टम, आपका वेदर सिस्टम नहीं एंटर होता। दैट्स वाई बारिशें वहां पर कम होती हैं। कोई बड़ा रिवर नहीं है उन एरियाज में, सच एज बलोचिस्तान एंड थर रीजन्स। ये आ गया अगला पॉइंट, वही रिवर्स का, रिवर सिस्टम का। पाकिस्तान रिवर सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। रिवर इंडस जो है आपके कंट्री का ऑलमोस्ट 50% कवर करता है। झेलम, चिनाब, रावी, ये ट्रिब्यूटरीज जो रिवर इंडस की हैं, ये आपके वाटर को प्रोवाइड करती हैं इन पंजाब प्रोविंस। फिर ग्लेशियर और स्नो मेल्ट, जिन एरियाज में ग्लेशियर होंगे, जिन एरियाज में मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर से पानी आएगा इनटू द रिवर्स, वो आपके वहां पर वाटर अवेलेबल होगा। जी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम? यस। नो मिस। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लिखते हैं, सबको समझ आ गई है? लोकेशन। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है एक्सप्लेन रीजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आपने उसकी रीजन बतानी है। जहां है वहां क्यों है, जहां नहीं है वहां क्यों नहीं है। मैम, हाँ जी। जब हम एक एफ पार्ट की बात कर रहे होंगे जहां हमने काउंटर करना है और हम लोग इसकी कर रहे होंगे, तो फिर वो एक काउंटर तो इस तरह हो जाएगा ना कि फॉर एग्जांपल अगर हम बलूचिस्तान रीजन में चले जाएं, वेस्टर्न बलूचिस्तान में, साउथ वेस्ट, तो उधर कोई हमारे पास प्रॉपर रिवर सिस्टम नहीं है जिसकी हम्म वजह से हमारे पास नहीं तो उसके बाद हम लोग क्या काउंटर करेंगे बाकी तीन में? देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन जो है हमाद, या तो 4 मार्क्स का आता है या फिर आपको 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का भी बड़ा क्वेश्चन आपके किसी पास्ट पेपर में नहीं है। यूजुअली ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। सुजेस्ट 2 रीजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। तो एक में आप बता दो वाटर को, एक में आप फॉरेस्ट को बता दो कि वाटर इज अवेलेबल मोस्टली इन पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध बिकॉज इट इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. Furthermore, rainfall amount is also higher. On the other hand, areas with no provision of rivers and where there is no weather system for rainfall, such as Thar and Chagi region, there आपको amount of water कम मिलेगी। एक पॉइंट हो गया। दूसरे मैम, पॉइंट में, जी जी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ओके, ऑल राइट। मैंने अच्छा आपसे अब, पूछा है था कि जो पूछिए। एक्सप्लॉयटेशन वाला होता है उस पे तो नहीं आता था वो एफ मार्क, एफ हाँ, पार्ट सॉरी। एफ पार्ट भी आपका एक्सप्लोटेशन पे आता है, आपका ई पार्ट भी आ सकता है एक्सप्लोटेशन पे। ठीक है। अब अच्छा। अब आगे आगे आप देखें। अ, आपका वाटर हमने चूज किया है एज अ नेचुरल रिसोर्स। मैंने आपको आज क्लास में भी आई थिंक यही चीज एक्सप्लेन की थी कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स करने होते हैं। देखिए, एट द टाइम व्हेन एग्जामिनर गिव्स अस क्वेश्चन एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन नेम्ड नेचुरल रिसोर्स, वो हमसे ये तो नहीं कह रहा, एक्सप्लेन है ना आपका कमांड वर्ड, जिसके अंदर आपने सिंपल एक्सप्लेन करना है। लेकिन वो आगे कह रहा है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स, आपको स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि वेदर दोज आर पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स और नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स।
ठीक है, तो इन दिस वे आप, वैसे तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आप 3 पॉइंट्स लिख दें तो वेल इनफ, बट इन दिस केस जहां पर एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा कि आपने पॉजिटिव लिखने हैं या नेगेटिव लिखने हैं, सिंपल क्वेश्चन देता है, तो 2 पॉइंट्स आप पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स के लिख दें और 2 पॉइंट्स आप इसमें नेगेटिव नेगेटिव और 2 पॉजिटिव लिख दें। ठीक हो गया। अब देखें पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या होंगे, कि वाटर जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका तरबेला डैम है जो रिवर इंडस पे है, 1974 में ये बनाया गया फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसने पाकिस्तान की रिलायंस कम की फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है, डिक्रीजिंग इन द ग्रीन हाउस गैसेस, आपकी क्लाइमेट चेंज पे भी इंपैक्ट हुआ और आपकी फॉरेन एक्सचेंज पे भी इसका इंपैक्ट हुआ। ठीक हो गया। दूसरा इंपैक्ट क्या है कि हमारे पास एक रिलायबल एनर्जी रिसोर्स होता है, हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि आफ्टर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम उस वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द लिंक कैनाल्स, और हमारी लिंक कैनाल्स जो हैं ये वाटर प्रोवाइड करती हैं टूवर्ड्स दोज एरियाज जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती या फिर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। ठीक है, और ये लिंक कैनाल्स जो हैं ये वाटर प्रोवाइड करती हैं उन रिवर्स को भी जिनका पानी का यूज हमारे पास नहीं है, सच एज रावी एंड सतलज। तो लिंक कैनाल्स वाटर लेती हैं डैम्स के थ्रू आपके उन रिवर्स से जो हमारे जिनके ऊपर हमारा राइट है, और उनको ड्रॉप करती हैं फिर आपके उन रिवर्स के जो हेडवर्क्स हैं जो जिनमें हमारे पास पानी नहीं होता, और वहां से फिर उन एरियाज को इन लिंक कैनाल्स के थ्रू इरिगेट किया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। जी बच्चों, गॉट इट। एक पॉइंट हमने पढ़ लिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, एक पॉइंट हमने कर लिया लेस कार्बन एमिशन का, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमने इसमें किया वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है जी बच्चों। मिस हाइड्रो पावर और जो आपने दूसरा बताया है वो थोड़े हम्म, से जरा सिमिलर नहीं है, उसमें एग्जामिनर कुछ कहेगा तो नहीं, मतलब किस किस में नहीं देखे मतलब ना कि अगर वाटर। इसके अंदर। हाँ अच्छा। हाँ, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहेगा। आप फिर ऐसा कर ठीक। लेना, आप ऐसा कर लें, एक हाइड्रो पावर का पॉइंट कर लें और दूसरा आप इसमें ये बताएं कि हमारी जो रिलायंस है वो इंपोर्टेड एनर्जी रिसोर्सेज पे कम होगी, विच विल करेक्ट आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी ठीक मिस यार ठीक हो उसी गया। पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करे, जी बेटे। ये डिक्रीज रिलायंस ऑन अदर एनर्जी रिसोर्सेज, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट ही नहीं फर्दर एक्सप्लेन हो रहा। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। देखे ना, एक तो हो गया कि हमारी अपनी, बिल्कुल वो पॉइंट तो ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जब जनरेट हो रही है तो CO2 एमिशन कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में जो है वो फर्क आएगा, उसको आप उधर डेवलप कर दो। ठीक है, और इधर आप ये जी बताओ कि हमारी रिलायंस कम हो जाएगी इंपोर्टेड एनर्जी रिसोर्सेज पे। तीसरा पॉइंट आप इसमें आप ऐड कर लो उसका एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल है, फिर आप इसके अंदर ऐड कर लो, अगर अगर आपकी आप ये समझते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करते हैं कार्बन एमिशन वाला पॉइंट भी और बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला पॉइंट भी, उसको एक पैराग्राफ में इकट्ठा कर दो, कंबाइन कर दो, और थर्ड पैराग्राफ आप इंडस्ट्रियल यूजेस का बना दो। ठीक है, जिसके जी अंदर आप मिस। डिफरेंट एग्जांपल्स दे दो, TNC की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप नेस्ले की एग्जांपल दे सकते हो। ठीक हो गया, तो दीज ऑल वर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर। अब नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं। जब हम पानी को डैम करते हैं, व्हेन वी स्टॉप द वाटर, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, हम नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ज्यादा आती है और सेडिमेंट डाउनस्ट्रीम ज्यादा आता है। और ठीक है, फिर क्या होगा कि आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज पे ये इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आपने कोई डैम बनाना होता है, जाहिर है वाटर को यूज करने के लिए दो बड़े यूज हैं आपके, एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके लिए आपको डैम बनाना पड़ता है। डैम बनाने से एक तो नेचुरल फ्लो को ऑल्टर करते हो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल,
अगर वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो आपकी कंप्लीटली खराब होगी। आपके पास वहां पर अगर डेजर्ट्स हैं तो आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी डैम बनाने के लिए, क्योंकि आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, आपने उस वाटर को एज अ नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करना है। आप डायरेक्ट तो नहीं रिवर से ले सकते, आपको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सारा साल पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। पीक सीजन है आपका समर सीजन, उसमें आप जितना स्टोर कर सकते हो आपने करना है। ठीक है। इट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है, एक्वेटिक स्पीशीज लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट जो माइग्रेशन होती है डिफरेंट टाइप्स की फिश और अदर एक्वेटिक स्पीशीज की, उसमें डिक्लाइन आता है। ठीक है, नेचुरल फ्लो आपके रिवर का डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई अप्रोप्रिएट पॉइंट्स हों, वैलिड पॉइंट्स हों, आप उनको प्रूव कर सकते हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, मंगला डैम की आप एग्जांपल दे दें। मंगला डैम की जब कंस्ट्रक्शन हुई है तो इसके साथ जो मीरपुर का इलाका था पूरे का पूरा, और डिफरेंट अदर एरियाज विच केम अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला डैम, उसको गवर्नमेंट ने फिर अकोमोडेट किया, बिकॉज दोज पीपल दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड्स ऑफ मंगला डैम। उनकी एग्रीकल्चर इफेक्ट हुई, उनको उनको अकोमोडेट करना पड़ा। और क्योंकि हमारी ये वाली जो था मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन, ये कोलैबोरेशन के साथ हुई थी, मेरा ख्याल है यूके के साथ, दैट्स वाई मेनी ऑफ द सिटीजन्स दे वर अकोमोडेटेड देयर एज वेल, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट ने ले ली थी। ठीक है, एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अ फार्मर एंड द पीपल जिनकी रिलायंस सिर्फ एग्रीकल्चर पे होती है। ठीक है, ये देखें आ गया ना। द डैम ऑल्सो सबमर्ज्ड सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंक्लूडिंग द एंशियंट सिटी ऑफ मीरपुर विच वॉज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट। ठीक हो गया। Exploitation of water as an energy resource in Pakistan, it led to water pollution and decreased water quality. Construction of dams and hydropower projects has led to the accumulation of pollutants such as heavy metals and pesticides in the water. The water quality of the Indus River has been affected by the construction of Tarbela Dam, leading to the accumulation of pollutant. ये एक ही पॉइंट है, इसको एक पे मंगला डैम पे कर दिया गया और एक को तरबेला डैम पे कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला, ये हमारा था रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंदर क्या किया, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कहां कहां पर है, देन रीजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की। उसके बाद हमने वाटर की एक्सप्लोइटेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट देखे हैं, फिर वाटर की एक्सप्लोइटेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स देखे हैं, और अब हम अपना जो दूसरा नेचुरल रिसोर्स है जो कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है उसको चूज कर रहे हैं, विच इज मिनरल्स। मिनरल्स में से आप कोई स्पेसिफिक मिनरल भी चूज कर सकते हैं, आप ओवरऑल फॉसिल फ्यूल लिख के भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनरल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनरल्स जिस जगह पर हैं वहां क्यों है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रॉक फॉर्मेशन है वो सम रॉक्स दे आर फॉर्म ड्यू टू द सेडिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जो कि एक आपके जिसकी वजह से फिर उस जियोलॉजी की वजह से वहां पर मिनरल्स मिलती हैं, सच एज इन द एरियाज ऑफ हिमालय एंड इन द एरियाज ऑफ बलूचिस्तान। हिमालय की माउंटेन रेंज पे अगर आप जाएं तो वहां पर आपको कॉपर, गोल्ड, इस तरह की आपको चीजें मिलती हैं। कोल और आयरन आपको मिलता है बलूचिस्तान प्रोविंस से, क्योंकि उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इट सपोर्ट्स फॉर द लोकेशन ऑफ दीज मिनरल्स। इससे ज्यादा डिटेल में मैम आपने नहीं जाना, इससे ज्यादा डिटेल में हमें एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। ठीक हो गया। मैम जी बेटे। मैम इसमें तो हमने खाली ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता दी हमने कि हिमालय में ये है, इसमें ये है, ये तो रीजंस नहीं हुए इसमें। हाँ, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका जो है वो रीजन है, उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से वहां पर आपकी मिनरल्स मौजूद है ना। ठीक है, आगे टेक्टोनिक एक्टिविटीज। कुछ ऐसे एरियाज जो हमारे प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, which results in the formation of different minerals जो कि जमीन के अंदर से जो in form of lava आपकी जमीन के ऊपर आती हैं। चागी district in Balochistan is rich in copper and gold deposits formed as a result of tectonic activities। अब समझ लगा हमाद।
जी मिस, ये वाला पॉइंट तो सही में। ठीक है। फिर आगे सैंडिक कॉपर गोल्ड डिपॉजिट इन बलूचिस्तान, ये एक और एग्जाम्पल है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हुआ। फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स है ना, ड्यू टू एरोजन, वो जब नीचे आती हैं तो वो आपके जो सेडिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप जब होते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। ठीक है। जैसे आपके सिंध और पंजाब के जो प्रोविंसेस हैं, दे आर रिच इन कोल, आयरन, लाइमस्टोन, पंजाब के अपर पार्ट्स अगर आप देखें तो। फिर सुलेमान रेंज जो है आपकी इन बलोचिस्तान, वहां पर आपके कोल और आयरन के डिपॉजिट्स हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वहां पर। सेडिमेंट्री रॉक्स हम किसको बोलते हैं? जो कि डिफरेंट टाइप्स की जो माउंटेन्स होती हैं उनकी एरोजन की वजह से डिफरेंट सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं और उनसे जो फॉर्मेशन होती है उसके रिजल्ट में डिफरेंट टाइप की मिनरल्स हमें वहां मिलती हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने मिनरल्स का ओवरऑल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है। एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देता है कि सुजेस्ट टू रीजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो एक पॉइंट आप मिनरल्स पे लिख दें, एक पॉइंट आप अपना फॉरेस्ट पे लिख दें, या आप वाटर पे लिख दें। फॉरेस्ट जिस जगह पर है वहां पर क्यों है? क्योंकि वहां का क्लाइमेट सूट करता है। एल्पाइन ट्रीज आपके मोस्टली हिमालय रीजन में है। ठीक है। एल्पाइन आपके मोस्टली क्राक्रम और जो कॉनिफेरस हैं वो हिमालय रीजन में है। क्यों है? क्योंकि वो उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुके हैं। उन्हें ऐसा ठंडा कूल क्लाइमेट जो है वो चाहिए ग्रो करने के लिए। उस तरह की उनको जियोलॉजी चाहिए, उस तरह की सॉइल चाहिए जैसी वहां की उन एरियाज की है। दैट्स वाई दे ग्रो देयर। फिर उसके बाद इसमें अगली एग्जांपल मैंग्रोव्स की दे दो, क्योंकि मैंग्रोव्स सॉल्टी वाटर में ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज ट्रीज आर ग्रोन ओवर हेयर इन कोस्टल एरियाज। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में आप कोई मैम सी दो नेचुरल रिसोर्सेज को एज एन एग्जांपल चूज कर सकते हो। जी बेटे। मैम जो भी आपने पहले ये आंसर बोला, जो इसका क्वेश्चन क्या था, सॉरी। suggest two reasons for the distribution of natural resources in Pakistan। ये मेरा ख्याल है आपका या सैंपल पेपर का क्वेश्चन है या फिर 29-20 के पास पेपर का क्वेश्चन है। दैट्स वाई मैंने अपनी स्लाइड्स में इस टॉपिक को भी ऐड किया हुआ है इस तरह से। ठीक है। अच्छा जी। मिस मैं कोल, हाँ हाँ 2019, अच्छा। हाँ, मैं अभी चेक करके आपको बता दूंगी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ द एक्सप्लोइटेशन ऑफ कोल, इसके भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेंगे। पॉजिटिव में क्या आएगा कि हमारे पास हमारा अपना एक एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है। कोल से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमें एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हाँ, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा जो और दूसरा हमारी अपना डोमेस्टिक ये रिसोर्स है। ऑल्दो हमें जो पाकिस्तान से मिल रहा है वो इतना बेटर क्वालिटी नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज इट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे ब्रिक किल्न इंडस्ट्री है, जैसे हीटिंग पर्पज है, उनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ यही हैं। आगे अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो लाखड़ा कोल माइन है सिंध के अंदर, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन है, वो बहुत बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन, जब हम इसको माइन करते हैं, हम इसको यूज करते हैं, हम इसको बर्न करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ठीक है। फिर जब हम इसकी माइनिंग करते हैं तो माइनिंग इसकी जो है उसमें डिगिंग, आपके डिप्रेशंस पड़ जाते हैं, बारिशें होती हैं, वाटर से फिल हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी जियोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट्स आते हैं, आपकी लैंड डिग्रेड होती है। फिर जिस जगह से आपने कोल को माइन करना होता है आपको ट्रीज काटने पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है। फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कम्युनिटीज रह रही होती हैं, लोगों को रीलोकेट होना पड़ता है। ठीक है। हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? हमारे पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि स्ट्रिक्ट लॉज इन्फोर्स करती है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी, हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ होने चाहिए इसकी माइनिंग के भी। और फिर अडॉप्टिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है,
जो कि एमिशन को रिड्यूस करता है। थर कोल पावर प्रोजेक्ट सिंध में जो है इट यूजेस सीसीएस। सीसीएस क्या है? कार्बन कैप्चर स्टोरेज। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अच्छा, ये इतना हमारे स्पेसिफिकेशन का कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंजप्शन है वो कहाँ कहाँ पर कितनी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आई विल शो दिस स्लाइड, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सा सेक्टर कितना कंज्यूम करता है, क्योंकि मेरी क्लास का जो टाइम है, नहीं अभी हैं 8 मिनट्स हैं, वी कैन डू इट। ओके, रीजंस फॉर द लोअर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर एज कंपेयर टू द हाउस होल्ड, कि हमारा हाउस होल्ड की कंजप्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एनर्जी की। मैम, जी बेटे। में से स्पेसिफिकेशन में कंटेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये नहीं आएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ज्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंककि अर्बनाइजेशन जो है उसका ग्रोथ रेट बहुत हायर है। तो लोगों को अपनी डोमेस्टिक लाइफ के लिए डिफरेंट जो है आपके चीजें हैं, उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है, ठीक है। क्योंकि अप्लायंसेस की जो ऑनरशिप है वो भी तो इंक्रीज हुई है ना, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, तो घरों में बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं हाउस होल्ड्स, उसको उसमें सब्सिडीज दी हैं एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपकी इंडस्ट्रियल यूजेस में आती है, ठीक है। तो मैनी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स दे वेंट फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है। उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स ली हैं, सच एज यूजिंग एलईडी लाइटनिंग, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस। पाकिस्तान टेक्सटाइल एनर्जी जो है एफिशिएंट मेजर्स ले रही है, जिसके रिजल्ट में 20% रिडक्शन हुई है एनर्जी कंजप्शन में। फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज की कंजप्शन जो है उसमें अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे दूसरी वाली जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसमें उनको ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। दैट्स वाई दे आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर, बायोगैस, बायोमास, विच रिड्यूसेस रिलायंस ऑन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया?